हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि SBI PO का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो प्लीज़ आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और 2024 में सिलेक्शन लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे RRB PO और क्लर्क इस साल निकाल सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेंगी, क्या ट्रिक्स आपको लगानी पड़ेंगी और कैसे कौन से अप्रोच से आप RRB PO और क्लर्क निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2024 के एग्ज़ाम्स को स्टार्ट होने के लिए बस 4 मंथ्स ही बाकी रह गए हैं। मार्च तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अभी बचा है अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अगस्त से आप सबके एग्ज़ाम स्टार्ट होने चालू हो जाएंगे। जून से ही आपको नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक आना चालू हो जाएगा और उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अब एग्ज़ाम्स के लिए आपको पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि बाद में बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम्स चालू हो जाएंगे। बाद में आपको प्रिपरेशन करने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। एक के बाद प्री और सारे मेंस एक के बाद एक आने वाले हैं। तो अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। अब मैं आपको लेवल बताती हूँ। RRB PO और RRB क्लर्क दोनों प्री और मेंस का लेवल सेम ही होता है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है बट सेम ही होता है। मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए है तो मुझे पता है कि लेवल क्या होता है। तो RRB PO और क्लर्क में प्री में तो आपको इंग्लिश नहीं होता है और मेंस में आप इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो RRB PO का प्री ही होने वाला है और उसके लिए आपको एक कंसोलिडेटेड टाइम मिल जाएगा। 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसके लिए एक कंसोलिडेटेड टाइम दिया जाता है, कंबाइंड टाइम, जिसमें आपको दोनों सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी सेक्शन कभी भी कर सकते हो, कभी भी स्वाइप कर सकते हो सेक्शंस में। तो रीजनिंग की बात करूँ तो आपको सबसे ज़्यादा तो आपके पजल पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको 4 मंथ में ही पेपर निकालना है, 4 मंथ में अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको सबसे पहले रीजनिंग के पजल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्ज़ाम में उस टाइम में पजल सॉल्व कर पाओगे। और मिसलेनियस क्वेश्चंस की भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, वो उतने मुश्किल नहीं होते हैं। पजल थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बट आप जैसी प्रैक्टिस करोगे उस पर आपके कमांड बढ़ती जाएंगे और वो भी आपको इजी लगने लगेगा। अब मैंने RRB PO में कौन से टीचर को फॉलो किया था और कौन से सोर्स यूज़ करके, तो टीचर तो मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। उनका पजल बनाने का जो ट्रिक्स है, जो मेथड्स है, वो बहुत अच्छे हैं। वो आपको अच्छे से पजल बनाना सिखा देंगे। प्री और मेंस के लिए मैंने उनको ही फॉलो किया था, इसी वजह से मैं RRB PO का मेंस भी निकाल पाई थी। तो रीजनिंग के लिए आप रोज़ मॉक लगाओ, आप सेक्शनल मॉक लगाओ। उससे क्या होगा कि आपके पजल्स वगैरह सब स्ट्रांग हो जाएंगे। सेक्शनल लगाने से क्या होता है ना, उस टाइम में हम वो सारी चीज़ें सॉल्व करने का मतलब एक एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि हम कितने टाइम में कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मतलब टाइमर के साथ हम सॉल्व कर पाते हैं। आप मॉक्स लगाना अभी से चालू कर दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको पजल्स की अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके बहुत सारे PDF आते हैं, गाइडी, ऑलिव बोर्ड, इन सब के PDFs भी आते हैं पजल्स के लिए। और अंकुश सर का टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ जाके ज्वाइन करके वहाँ से भी आपको बहुत सारी PDFs मिल जाएंगी, जिससे आप पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ मिसलेनियस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं कॉन्ट पे। तो कॉन्ट के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर को ही फॉलो किया था, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो कॉन्ट में सबसे पहले आपको वन लाइनर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो वन लाइनर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इन सब की अच्छे से रिग्रेसली प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तब जाके ही आपकी स्पीड बूस्ट होंगी और आप दिए गए टाइमिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने भी अच्छे से रिग्रेसली वन लाइनर्स की प्रैक्टिस की थी। मैं डेली वन लाइनर्स की प्रैक्टिस करती थी, तो आपको भी करनी ही पड़ेगी, तभी जाके स्पीड इंक्रीज होने वाली है। दूसरी चीज़ है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में आपको सारे जो चैप्टर है उनका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद सारे चैप्टर्स पे डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
मतलब एक चैप्टर ले लो, उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो अच्छे से और फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे आपकी अर्थमेटिक पे अच्छे से पकड़ हो जाएंगे और आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वीडियो देख के ही स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए आशीष अरोड़ा सर का टेलीग्राम चैनल यूज़ कीजिए। वहाँ पे आपको रोज़ चेकलिस्ट मिल जाती है, प्री और मेंस की वो दोनों प्रोवाइड करते हैं। या तो फिर आप उनकी बुक रेफर कीजिए, मैंने उनकी बुक से भी प्रैक्टिस की थी, साथ में चेकलिस्ट भी मैं रोज़ सॉल्व करती थी, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था। तो आप ऐसे अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। चेकलिस्ट में आपको अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, मतलब सारे वन लाइनर्स और DI सब मिल जाता है उनके चेकलिस्ट में। वो रोज़ अपने टेलीग्राम चैनल पे चेकलिस्ट अपलोड करते हैं। तो अभी बारी आती है DI की। तो DI के लिए आपको रोज़ एटलीस्ट 10 DI तो लगानी ही पड़ेंगे फ्री के लिए, ताकि आपका DI का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए। DI से अच्छे खासे मार्क्स आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। DI क्या होता है कि आपको 5 मार्क्स के लिए मिल जाता है। आपको पहले तो एक मतलब डेटा दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके फिर आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो आपको DI पे भी ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो जब मैंने पेपर दिया था तब मैंने रीजनिंग से ही स्टार्ट किया था। इंग्लिश तो है नहीं, प्री में इंग्लिश नहीं होती है, मेंस में होती है आपको इंग्लिश RRB PO क्लर्क में। तो मैंने रीजनिंग से ही स्टार्ट किया था। मैंने पहले रीजनिंग के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। उसके बाद मैंने कॉन्ट के भी सारे वन लाइनर्स अटेंड किए थे। उसके बाद मैं फिर से रीजनिंग पे शिफ्ट होके मैंने पजल्स अटेम्प्ट किए और बाद में फिर DI अटेम्प्ट किए कॉन्ट में, और फिर बाद में लास्ट में मैंने अर्थमेटिक अटेम्प्ट किया था। ये मेरी अप्रोच थी। आप अपनी अप्रोच अपने तरीके से लगा सकते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका यही था कि पहले मैं सारे मिसलेनियस वन लाइनर्स करूँ, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस करूँ। और एक बात कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से क्या होता है कि वो क्वेश्चन तो हम नहीं ही करते, साथ में दूसरे क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो जैसे आप हॉल में जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में, पहले तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद पहले तो आप पूरा पेपर अच्छे से चेक कर लो कि कहाँ पे DI है, कहाँ पे पजल्स है, कहाँ पे मिसलेनियस है। तो ऐसे क्या होगा कि आप मिसलेनियस पहले कर पाओगे और फिर बाद में DI और पजल के ऊपर जाओगे। तो मैं ऐसे ही करती थी, DI और पजल इनके फर्स्ट क्वेश्चन को मार्क्स को रिव्यू करके छोड़ देती थी, ताकि मुझे उनको ढूंढने में आसानी हो जाए। तो आप भी ऐसी अप्रोच लगाइए। और क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप वो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन डुएबल भी होते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो डुएबल नहीं होता है। कभी कभी हम प्रेशर में आके उस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट कर लेते हैं और बाद में अगर हम वही क्वेश्चन घर आके करें तो वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, अगर आप पैनिक होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है। और अब मेंस की बात करें तो आपको प्री और मेंस सेम लेवल का ही होता है। कॉन्ट और रीजनिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है RRB PO क्लर्क का। और इंग्लिश और हिंदी में से चूज़ करना पड़े तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश चूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। उसमें ज़्यादा मार्क्स आप कवर कर पाते हैं। हिंदी में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो हिंदी वाले भी स्टूडेंट होंगे तो वो भी इंग्लिश के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने इंग्लिश ही चूज़ किया था। GE की बात करें तो GE आपको अभी से स्टार्ट करना है। अप्रैल के मंथ से आपको GE स्टार्ट करना है। और GE के लिए आप या तो न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, वीडियोस देखिए और PDFs भी मिलते हैं, वो भी देखिए। मैंने तीनों चीज़ें फॉलो की थी। मैंने डेली वीडियोस भी देखती थी, डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी और PDF के फॉर्मेट में भी मैं पढ़ लेती थी और साथ में मैं उसके मॉक्स भी लगाती थी। तो प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपको साथ में लेके चलनी है। ऐसा नहीं है कि अभी प्री कर लिया और प्री का रिजल्ट आने के बाद आप मेंस करेंगे, बाद में मेंस होता नहीं है कवर। अभी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी मेंस की भी।
तो प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस साल आपको सिलेक्शन लेना है, ये सोच के पढ़ाई कीजिए। ऐसे ही गाइडेंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।